Hello students, this is lecture number 6 related to indifference curve approach on the topic consumer equilibrium. Okay, so let us start with the today's lecture. Last lecture हमने देखा था indifference curve, अगर याद हो तो indifference curve के अपन ने points देखे थे. These are the points which provide same level of satisfaction. Okay, चाहे वो point A हो, चाहे वो point B हो, चाहे वो point C हो, चाहे वो पॉइंट डी हो या फिर पॉइंट ई, एवरी पॉइंट इज प्रोवाइडिंग व्हाट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. अब भैया इंडिफरेंस मैप क्या है? अभी तक तो अपन ने कर्व समझा, लेकिन अगर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व एक ही ग्राफ में आप प्लॉट कर लेते हो, अंडरस्टैंड, इट इज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व विथ रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी. मतलब सेम ग्राफ पे हम क्या कर रहे हैं, एक आईसी फिर एक और आईसी, मतलब ये आईसी नंबर 1 और ये एक आईसी नंबर 2. तो अगर सेम ग्राफ पे अगर आप एक से ज्यादा आईसी प्लॉट कर लेते हो तो उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप. आई बात समझ में? अ सेट ऑफ Yes, sir. इंडिफरेंस कर्व ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी. और यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व की बेटा प्रॉपर्टी आएगी where higher IC is giving higher level of satisfaction. अब देखो आपके सामने तीन आईसी आ गए, एक आईसी 3 है, एक आईसी 2 है और एक आईसी 1 है. तो जो सबसे टॉप पे है मींस आईसी 3, उसका सबसे ज्यादा क्या होगा, हाई लेवल ऑफ Satisfaction. सेटिस्फेक्शन. और जो सबसे लोवेस्ट पे है वो कौन सा लोवेस्ट पे है आपका, इट इज IC1. IC1, तो उसका क्या होगा, लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. Satisfaction. आया लाभान समझ में कि जो टॉप पे रहेगा उसका क्या रहेगा, हाई लेवल, और जो लो पे रहेगा उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, लो होगा. क्लियर लाभांश? क्लियर अरमान? चलिए, Yes, sir. now moving on to this next, this is the showing that it is higher the level, high level of satisfaction. अब आपके सामने बेटा ये तीन ग्राफ्स हैं, कौन कौन से, IC1, IC2 एंड IC3. Now, most preferred bundle contains more of good, जैसे IC3 पे है, क्योंकि जैसे जैसे आप नए नए IC पे जाओगे आपका क्या होगा, आपके बंडल्स बढ़ेंगे. एक सपोज, एक फॉर द एग्जांपल आपने H पॉइंट सेलेक्ट करा तो आपको कम गुड्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने G पॉइंट सेलेक्ट करा so you will get more of a goods. Okay, so more of a goods will always give us more of satisfaction, Satisfaction. and least of the goods will give us least satisfaction, जो किसमें दिख रहा है आपको, पॉइंट नंबर H में. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो यहाँ पे आपने वही मोनोटोनिक किस पे आ जाएगा, देखो ये तीनों के तीनों क्या है, मोनोटोनिक है, क्योंकि IC1 क्या दे रहा है मुझे, लोअर दे रहा है, और IC3 मुझे क्या दे रहा है, हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है. ठीक है, so IC1 is giving me lower satisfaction and IC3 is giving me higher satisfaction. ये बात हो गई. अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब MRS, अमाउंट ऑफ गुड Y that consumer is willing to give up for an additional unit of X. अब MRS यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि अब चीज याद रखना, जो आपकी स्लोप होती है IC की, स्लोप ऑफ IC इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ओके, ये हम उसमें समझाया था, अगर आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर याद हो तो उसमें मैंने MOC समझाया था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो ये MOC किसकी स्लोप होता था, PPC की. यहाँ पे IC की स्लोप क्या रहेगा तुम्हारा, MRS. अब MRS का सिंपल फॉर्मूला बेटा आपका यहाँ पे है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, और उसको और सिंप्लीफाई कर लें तो हम लिखते हैं डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा गेन. What you will do in MRS, you will write delta loss upon delta gain. अब देखो यहाँ पे अपन निकाल के भी दिखाएंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, चलो अब कॉम्बिनेशन से देखो, जब मैं एक कॉम्बिनेशन से बी पे गया तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तो MRS जीरो रहेगा, उसको कोई हम उसको ब्लैंक रखेंगे.
पर जैसे ही आप MRS A से मतलब पॉइंट A से B पे गए, लॉस किस पे दिख रहा है, Y में कि X में? सर Y में। Y में कितने का लॉस हो रहा है? टेल मी, 25 16 जा रहे हो, कितने का लॉस हो रहा है? सर 9। 9। और यहाँ पे X में क्या हो रहा है, गेन की लॉस? सर गेन। गेन कितने का गेन हो रहा है? 1। अब देखो लाभांश, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है, डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा गेन। तो मेरा लॉस क्या था, 9, गेन क्या है 1। तो देखो यहाँ पे MRS आया होगा 9:1, दिख रहा है MRS 9:1। यस सर। सेकेंड, कमिंग टू B से C पे गए, लॉस कितना झेला, 16 से 10 पे है, कितना लॉस झेला लाभांश? 10। 6 का लॉस झेला। अरे 16 से 10 पे है ना बेटा, कितने का लॉस, 6 का लाभांश, यस सर 6 का। 6 का। और गेन कितने का मिला, 2 से 3 जाने पे 1। तो यहाँ पे नया MRS कितना आया, 6:1। अरमान ना यू टेल, 10 से 7 पे गए, लॉस कितने का झेला, सर 3। गेन कितने का हुआ, सर 1। सो 3:1 यहाँ पे MRS। देन लास्ट मैं कर लेता हूँ 7:6, लॉस कितने का हुआ 1, गेन कितने का हुआ अगेन 1। तो MRS यहाँ पे क्या आया, 1:1। सो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ MRS, आपको क्या करना है, मेंशन करना है फॉर्मूला। फॉर्मूला हमेशा याद रखना बेटा, फॉर्मूला इज डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन। क्योंकि देखो कभी कभार X पे भी लॉस हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, X 15 पे था और 15 से 10 पे हो गया, Y 5 पे था और 5 से 7 पे हो गया। तो इसमें MRS कैसे निकालूंगा मैं, हमेशा Y को नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा लॉस किस में हुआ। लॉस किस में हुआ इस बार, X में कितने का लॉस हुआ 5। और 5 का। Y में गेन कितने का हुआ 2 का गेन। तो 5 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 2.5 मेरा MRS। So you have to remember the formula, that is delta loss by delta gain. Okay, चलिए moving on to the next slide। यहाँ पे देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, अभी पहले 9 था फिर 6, अभी अपन ने निकाला। तो अभी देखो पहले 9 था, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते 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 वो लास्ट में 1 तक आ गया, 3 पे आया, फिर 1 पे आया। तो MRS कौन सी स्टेज पे है, इंक्रीजिंग स्टेज पे कि डिक्रीजिंग स्टेज पे? पहले 9 था, फिर 6 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 1 हुआ। तो MRS का इंक्रीजिंग स्टेज पे है कि डिमिनिशिंग स्टेज पे? सर डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग। तो याद रखना IC व्हेन MRS इज अ डिमिनिशिंग स्टेज, तो जो IC का शेप बनता है वो होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। व्हाट इज द शेप ऑफ IC? IC का शेप हमेशा रहेगा कॉन्वेक्स। सी अगर आपने साइंस के करे थे प्रैक्टिकल्स 10th में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर याद है, याद है कॉनकेव और कॉन्वेक्स? तो यहाँ पे अपनी आई रखना और यहाँ से देखना, तो ये आपको कॉन्वेक्स मिरर दिखेगा फ्रॉम द आई ऑफ ओरिजिन। सो यू विल अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप लिखोगे IC इज ऑलवेज कॉन्वेक्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, और क्यों, क्या रीजन है IC का कॉन्वेक्स होने का? The reason is decrease in marginal rate of substitution। आई बात समझ में? क्या बोला कि जो IC का कॉन्वेक्स रीजन है, क्या बोला, IC is convex to the shape। क्यों? बिकॉज MRS कौन सी स्टेज पे है, डिक्रीजिंग स्टेज पे है, इसीलिए आपका IC क्या बनता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज MRS, और वहां पे फॉर्मूला दे दिया डेल्टा Y बाय डेल्टा X या फिर डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन। चलिए, MRS ऑलवेज डिमिनिशेस, जरूरी है कि हमेशा MRS डिमिनिश हो या हमेशा इंक्रीज भी हो सकता है? सी फ्रॉम द डायग्राम वी सी दैट द कंज्यूमर इज मूविंग फ्रॉम वन बास्केट टू अनदर। तो उसे 9:1 से लेके, पर अपन ने वहां पे देखा कि वो 9 के बाद फिर इस पे आया। तो जरूरी नहीं कि MRS हमेशा डिक्रीज भी हो सकता है कि कभी MRS इंक्रीज भी हो सकता है। बट व्हेन कंज्यूमर मूव्स टू बास्केट 3, अभी तो यहाँ पे हमारा MRS क्या है, डिक्रीजिंग स्टेज पे। अब चीजें याद रखना बेटा, यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर मेरा MRS कांस्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है,
कांस्टेंट मतलब हमेशा 4 4 4 या हमेशा 2 2 2 और एनी नंबर, अगर मेरा एमआरएस कांस्टेंट हो जाएगा तो आईसी का शेप क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन. व्हाट विल बी द शेप ऑफ आईसी? आईसी शेप विल बी स्ट्रेट लाइन अगर एमआरएस क्या होगा? कांस्टेंट. वहीं अगर एमआरएस इंक्रीजिंग स्टेज पे है तो आईसी का शेप हो जाएगा कॉनकेव. मतलब आपको यहाँ पे अब 3 बता दिए. पहला क्या बताया अपन ने? एमआरएस अगर फॉलिंग स्टेज पे है तो शेप क्या होगा? कॉन्वेक्स. क्या होगा? रिपीट विथ मी. एमआरएस अगर फॉलिंग स्टेज पे है तो शेप क्या होगा? कॉन्वेक्स. फिर एमआरएस अगर कांस्टेंट है मतलब सब जगह सेम है तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन. वेरी गुड. अब अगर एमआरएस इंक्रीजिंग स्टेज पे है मतलब कॉनकेव. 4 6 ऐसा, तो एमआरएस अगर इंक्रीजिंग स्टेज पे है तो आईसी का शेप हो जाएगा कॉनकेव. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आईसी का जो शेप है उसका पूरा जिम्मा किसके ऊपर है? एमआरएस के ऊपर. जैसा एमआरएस Yes, रिएक्ट करेगा उस हिसाब से उसका शेप बनेगा. कैन आई से दिस? यस Yes, और sir. नो? टेल मी. यस सर, वो इक्वल्स हुआ तो स्ट्रेट हुआ. हाँ, तो क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अभी मैंने बोला कि एमआरएस इज स्लोप ऑफ आईसी. अभी पढ़ा था ना Yes, अपन ने कि जिस तरह से स्लोप होगी उस तरह से तो वो रिएक्ट करेगा. तो अगर स्लोप इंक्रीजिंग स्टेज पे है तो कॉनकेव बनेगा, अगर स्लोप डिक्रीजिंग स्टेज पे है तो कॉन्वेक्स बनेगा, और अगर स्लोप कांस्टेंट बनी तो क्या होता है? तो स्ट्रेट. स्ट्रेट लाइन. ओके. नाउ सर मेरा एक डाउट है. हाँ बेटा बोलो. सर डेल्टा लॉस और डेल्टा गेन एक फॉर्मूला है, तो सर हमेशा तो जैसे एक्स हमेशा लॉस या फिर गेन नहीं हो सकता और वाई भी हाँ हमेशा तो लॉस बेटा या गेन उसमें नहीं हो देखो, सकता. सी व्हेनेवर डेल्टा लॉस या डेल्टा गेन आप निकालोगे तो एक में लॉस तो मिलेगा ही मिलेगा और एक में गेन मिलेगा ही मिलेगा. क्योंकि आईसी के जो कोई से भी कॉम्बिनेशन पे जाओ तो वो सेम लेवल तभी प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि जब किसी एक का लॉस होगा और किसी दूसरे का गेन होगा. गेन होगा. तो हमेशा ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल होगा ही एमआरएस के लिए. दोनों में नहीं लॉस सर, नहीं मेरा आ क्वेश्चन सकता, था. दोनों में गेन नहीं आ सकता. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्स और वाई लेकिन हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना सर. करना पड़ेगा ना, कोई इशू नहीं. जैसे अभी मैंने यहाँ पे हाँ, एग्जांपल yes, बताया तो sir. था कि अगर एक्स में लॉस आएगा तो मेरे को एक्स ऊपर लेना पड़ेगा लॉस, और वाई में Yes, गेन है तो yes, वाई sir. नीचे आ जाएगा. ओके सर, ओके. वो तो सिंप्लीफाई करने के लिए रखा है उन्होंने कि दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, बट एक्चुअल फॉर्मूला इज डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन. ओके. ओके तो सर. ये तो अपन ने यस. पढ़ लिया दैट दीज आर दी डिमिनिशिंग एमआरएस. तो आपका शेप क्या बना? यार शेप इज कॉन्वेक्स. अब आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी? देखो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म डिराइव करा है जिससे आप प्रॉपर्टीज एकदम से रट सकते हो. क्या शॉर्ट फॉर्म है? डिच. DITCH. ditch. Okay. अब D is for downward or negatively slope. I is for indifference curve do not touch the horizontal and vertical axes. दूसरा, two indifference curve never intersect each other, that is for T. और convex to origin अभी बताया था, और ये भी अभी बताया था. Higher the IC, higher level of satisfaction. किसके अंदर पढ़ा था अभी अपन ने? ये indifference मैप के Curve. अंदर. लाभांश, रिमेंबर इंडिफरेंस मैप? लाभांश रिमेंबर इंडिफरेंस मैप? चलो, ही इज नॉट. Yes, sir. ओके, इंडिफरेंस मैप पे याद रखना. ओके. नाउ मूविंग फर्दर इज लेट अस सी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला कि आईसी जो है बेटा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि अगर मुझे एक का इंक्रीज करना है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली डिक्रीज तो करना ही पड़ेगा. करना पड़ेगा. तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज क्वांटिटी ऑफ वन गुड इज सब्ट्रैक्टेड देन ओनली द क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड इज इंक्रीज. मतलब अगर मुझे y को इंक्रीज करना है तो मुझे x को कम करना ही पड़ेगा. जैसे सपोज मान के चलो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. अब अगर मैं A से B पे जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे x बढ़ गया लेकिन y क्या हो गया? घट गया. कम. और अगर मैं कम B हो से A पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो बढ़ जाएगा? x कम हो जाएगा और y क्या हो जाएगा?
बढ़ बढ़ जाएगा. जाए. So here first property is clearly justified. Yes, the IC curve is a downward sloping curve, क्योंकि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम तो करना ही पड़ेगा. क्लियर? चलिए Yes, नेक्स्ट sir. प्रॉपर्टी आ जाते हैं. दैट इज इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस. मतलब वो एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे. अब ऐसा क्यों बोला? ये अजम्पशन इसलिए बोला है, वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ आईसी कर्व इज दैट कंज्यूमर क्या परचेज कर रहा है, दोनों कमोडिटी परचेज कर रहा है. तो अगर ये, चलो मान के चलते हैं, अगर ये टच कर लेता है तो ये तो जीरो हो जाएगा. अब ये तो मैक्स में पढ़ा है ना अपन ने. अगर एक पॉइंट हम एक्सिस में ले लेते हैं तो वो तो जीरो हो जाएगा. अब सपोज यहाँ पे एक्स जीरो है, तो मान लो ये कितना कॉम्बिनेशन है, जीरो कॉमा सॉरी वाई जीरो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है. सो इफ दिस इज द पॉइंट, मान के चलो ये वाला मैंने पॉइंट मार्क कर लिया, एंड दिस इज पॉइंट नंबर ए, और मैं इसको लेबल दे रहा हूँ 5,0. और अभी मैंने एक और पॉइंट वाई में मार्क कर लिया विच इज पॉइंट नंबर बी, और इसको मैं दे रहा हूँ 0,7. अब मुझे एक बात बताना, क्या कंज्यूम करे बिना हमको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है क्या? No, sir. No, तो sir. यहाँ पे अगर जीरो आ जाएगा तो मतलब मेरा तो जीरो कंजम्पशन हुआ. Yes, sir. इसीलिए आईसी क्या होते हैं, आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, बिकॉज अवर कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. आया? तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी कैन नेवर बी जीरो. उसको कुछ तो कॉम्बिनेशन लेना ही पड़ेगा, इसीलिए ये आईसी यहाँ से हटके ऊपर आता है और वो कॉम्बिनेशन बनाता है और पॉइंट्स मेजर हम करते हैं. क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई. Yes, sir. Yes, sir. चलिए मूविंग ऑन टू दी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. थर्ड प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की क्या बोलती है? DIT, T is for two indifference curve never intersect each other. भैया क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं? तो इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए लेट अस अज्यूम कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. चलो अब इस प्रॉपर्टी, सी मैथ्स में भी आप ऐसे करते हो ना कि क्लैरिफाई, तो मान लेते हैं कि ये तो अभी मैं अज्यूमशन क्या मान रहा हूं कि दो आईसी इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट. B point पे. अब मान के चलो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ ए, और ये पॉइंट है कौन से पे? ये है पॉइंट IC1 पे, और IC2 पे जो पॉइंट है वो ले लिया मैंने बी. ओ सॉरी, बी तो पहले ही आ गया, विट इज कॉमन. सो आई विल टेक दिस पॉइंट एज सी. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था एवरी कॉम्बिनेशन विल गिव अस व्हाट? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. Yes, sir. क्या था? तो अगर ए और बी IC1 पे लाई करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू बी. Yes, sir. IC1 पे लाई कर रहे हैं. अब Yes, सिमिलर sir. IC2 पे C और B भी लाई कर रहे हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू B. Yes, Yes, sir. तो अल्टीमेटली अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं तो ये आएगा फाइनल आंसर कि A इज इक्वल टू C. Yes, sir. पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि A और C दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट आईसी पे लाई कर रहे हैं. और अभी अपन ने इंडिफरेंस मैप पे पढ़ा था, हायर द आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर गए तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? पूरी तरह से गलत, जो तीसरी प्रॉपर्टी आने वाली है. सो हियर दे विल नेवर इंटरसेक्ट because two indifference curve never give same level of satisfaction. ऐसे तो A is equals to C हो जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स एक आईसी पे लाई नहीं कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स डिफरेंट आईसी पे लाई कर रहे हैं. आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी के क्या बोलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पहले ही समझ के रखी है, दैट इज आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. अब कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि नॉर्मली देखा गया है एमआरएस जो है वो कौन सी स्टेज पे होता है? डिमिनिशिंग स्टेज पे. एमआरएस हमारा किस पे स्टेज पे रहता है? डिमिनिशिंग स्टेज पे. इसीलिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपका जो आईसी है इट इज
of convex shape. ठीक है, it is always convex to the Convex. origin. Is this clear? ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है. क्यों प्रॉपर्टी? Yes, आपको Yes, sir. एवरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना चाहिए. प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्यों कॉन्वेक्स है? क्योंकि डिमिनिशिंग एमआरएस है. क्लियर? ये वाली प्रॉपर्टी Yes, क्लियर sir. हो गई. नाउ Yes, sir, clear. द लास्ट प्रॉपर्टी, हायर द आईसी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एंड देन वी विल एंड अप. ये तो अभी अपन ने पढ़ा था. कौन सा है? which is this diagram? अगर दो आईसी एक पे आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसे? दो सर आईसी. कॉन्वेक्स. हाँ, अरे बताया था ना, इंडिफरेंस मैप. वो हाँ इंडेक्स सॉरी Indifference map. अगर एक आईसी के बाद दूसरा आईसी भी आपने उसमें प्लॉट कर लिया और बताया था किसका ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, IC2 IC2 का. तो IC2 का ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है. सो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी क्या करिए, जितना ज्यादा आईसी ऊपर जाएगा उतना आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑन दी हायर डिफरेंस कर्व consumer is getting more goods without reducing the other. That's why higher the IC is, higher level of satisfaction. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है IC2 has more of X. जैसे यहाँ पे देखो IC2 पे गए तो यहाँ पे इसको X का ज्यादा मिल गया और Y को उसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ी. तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? IC2 को. Why? Because IC2 is higher the level, higher level of satisfaction. चलो यहाँ पे अब we will start with the next topic of budget from tomorrow. Thank you students for listening the today's lecture. Thank you listeners for listening to today's lecture. For more videos, do subscribe my channel for getting updates related to economics. Thank you listeners.